Hello everyone. In this video lecture we will discuss हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस में हम टू टाइप्स की रिएक्शन स्टडी करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और बेसिक हाइड्रोलाइसिस। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट्स भी कवर कीजिएगा साथ साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हाइड्रोलाइसिस है उसकी रिएक्शन क्या है, उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, रिएक्शन और उनकी मैकेनिज्म और उनकी फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारी क्लासेस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन is the type of substitution reaction in which a ligand is replaced by H2 and OH ion। तो इसमें जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है जिसमें जो लिगेंड है वो रिप्लेस होता है, H2 और OH माइनस जो आयन है उससे रिप्लेस होता है। These are two types, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और बेसिक हाइड्रोलाइसिस। जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है ये टू टाइप्स की हैं। तो सबसे पहले है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और सेकंड है बेसिक हाइड्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी रिएक्शन देखेंगे, फिर इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। द रिएक्शन इन विच ए लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय एक्वा मॉलिक्यूल इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस क्या कहता है, जो लिगेंड है वो रिप्लेस होगा एक्वा मॉलिक्यूल से। जो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, जैसे ये कोई कंपाउंड है अपने पास CONH3 की होल 5 Cl+2 इसके ऊपर चार्ज है, फिर ये क्या तो एक्वा मॉलिक्यूल होगा या फिर हाइड्रोजन आयन होगा, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, इसमें जो Cl है ये तो बाहर निकल जाएगा और जो H2 है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी CONH3 की होल 5 H2 3+ चार्ज हो जाएगा और ये Cl- निकल जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि जो लिगेंड है वो रिप्लेस होगा एक्वा मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, इसलिए इसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। इसका जो pH है वो क्या होता है, 3 से 4 होता है। क्यों pH इसका 3-4 क्यों होता है, क्योंकि जो रिएक्शन है ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में जो अपना होता है pH होता है वो 6 से नीचे होता है, 1 2 3 4 5 6, ये अपना एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है। और जो 7 होता है वो अपना 20 का होता है और 7 से ऊपर होता है 14 तक, वो होता है बेसिक हाइड्रोलाइसिस। तो अब हम नेक्स्ट है बेसिक हाइड्रोलाइसिस। बेसिक हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है द रिएक्शन इन विच ए लिगेंड इज रिप्लेस OH- आयन इज नोन एज बेसिक हाइड्रोलाइसिस। जो बेसिक हाइड्रोलाइसिस है ये कहता है कि जो लिगेंड है वो रिप्लेस होगा OH- आयन की प्रेजेंस में, इसलिए इसे बेसिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं CONH3 की होल 5 OH2+, ये कंपाउंड है किसकी प्रेजेंस में, OH- की प्रेजेंस में होगा, तो Cl इसमें अब्जॉर्व होगा। तो CONH3 की होल 5 Cl, जो OH है ये निकल जाएगा। तो ये अपना कंपाउंड बन गया। जो इसका जो pH है वो क्या होगा, 10 से भी ज़्यादा होगा, यानी 7 से ज़्यादा होता है अपना बेसिक, फिर इसमें जो बेसिक हाइड्रोलाइसिस होगा वो 10 से भी ज़्यादा होगा। तो हम अब डिस्कस करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के बारे में। जो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के जो कॉम्प्लेक्स हैं या जो कंपाउंड है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, CONH3 की होल 5 Cl2+ कॉम्प्लेक्स है ये, इसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन डेफिनेशंस। In cobalt complexes, the replacement of amine by aqua molecule is not possible. That's why chloroligand is replaced by H2O for acidic hydrolysis। इसमें जो है ये बोल रहा है कि जो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें जो रिप्लेसमेंट है किसका, एमिन का जो रिप्लेसमेंट है
वो एक्वा मॉलिक्यूल से पॉसिबल नहीं है। एमीन NH3 होता है एमीन। एक्वा मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O। तो जो एमीन का रिप्लेसमेंट है वो एक्वा मॉलिक्यूल से नॉट पॉसिबल, यानी पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई जबकि क्लोरोलिगेंड इज रिप्लेस बाई H2O। जो क्लोरोलिगेंड है अपना, जो क्लोरीन है, वो रिप्लेस करता है H2O मॉलिक्यूल को फॉर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में एमीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स हैव बीन मोस्ट वाइडली यूज फॉर द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। जो एमीन कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट थर्ड है अपना, ये जो एमीन कॉम्प्लेक्स है CONH3 5Cl, तो इसमें जो कोबाल्ट है इसका ये थर्ड चार्ज होता है। तो जो मोस्ट वाइडली यूज किस ज़्यादा से ज़्यादा किस में यूज़ होता है? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में इसका यूज होता है। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे। जो फर्स्ट तो देखेंगे हम SN1 रिएक्शन से, फिर इसमें 2 स्टेप हैं, फिर सेकंड हम SN2 रिएक्शन से देखेंगे। तो सबसे पहले SN1 से देखते हैं। तो इसमें 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? CONH3 5Cl2+। इस कोऑर्डिनेशन कितना है? इस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5 तो एमीन है और 1 क्लोरीन है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। जो फर्स्ट स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है, RDS होती है। RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट को डिटरमाइन करती है, और तो स्लो होगी। इसमें Cl- बाहर हो जाएगा और इसमें कोऑर्डिनेशन 5 ही बचेगा, क्योंकि Cl तो बाहर हो ही गया। CONH3 5 3+। आपको अगर SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं आते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पर टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर सेकंड स्टेप है CONH3 5। इसमें क्या है? ये लिया है, इसमें कोऑर्डिनेशन 5 है इसका, फिर H2O से रिएक्ट होगा। तो ये जो स्टेप होता है फास्ट होता है, इसलिए CONH3 5 H2O 3+। इसमें कोऑर्डिनेशन कितना हो गया? 6 हो गया। 5 तो ये है और ये 1 हो गया, 6 हो गया। इन SN1 mechanism of acidic hydrolysis 5 coordinated intermediate is formed. It is rapidly converted into 6 coordinated product. इसमें जो SN1 mechanism है acidic hydrolysis में, वो 5 coordinated intermediate is formed. इसमें पहले तो 5 कोऑर्डिनेटेड नंबर का इंटरमीडिएट बनता है, ये अपना इंटरमीडिएट है। फिर इसी से नेक्स्ट स्टेप क्लियर होगी। इट इज़ रेपिडली कन्वर्ट इनटू 6 कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्ट। यह फास्ट होगा यानी रेपिड होगा, फिर 6 कोऑर्डिनेटेड नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार स्टेप दोबारा देख लेते हैं SN1 रिएक्शन की। तो अपने कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स लिया था, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, CONH3 5 Cl2+। जो ये स्टेप है ये स्लो होती है, RDS होती है। RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस इंटरमीडिएट बनेगा अपना, इंटरमीडिएट क्या बनेगा? CONH3 5 3+। जो कोऑर्डिनेटेड होगा ये 5 कोऑर्डिनेटेड नंबर होगा। सेकंड स्टेप है CONH3 5। ये जो अपना इंटरमीडिएट था, इसी से नेक्स्ट रिएक्शन होगी, H2O से इसका रिएक्शन होगा। ये है जो फास्ट रिएक्शन होगी, रेपिडली कन्वर्ट होगा इसमें, किसमें? CONH3 5 H2O 3+। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। फिर इसका देखते हैं जो रेट है वो कैसे डिटरमाइन है। जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? CONH3 5 Cl+2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अपना ये जो प्रोडक्ट लिया था अपन ने CONH3 5 Cl2+, इसके प्रोपोर्शनल होगा। ये कैसे होगा हम ये SN1 रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के थ्रू हम देखेंगे। तो SN2 रिएक्शन में 1 स्टेप होती है। स्टेप 1 क्या है? ये पहले नॉर्मल एग्जाम्पल लिया हमने, Ml6 ये मेटल, ये लिगेंड। जो Ml6 है वो 6 कोऑर्डिनेटेड नंबर होता है। इसमें एक L- एक लिगेंड और जुड़ेगा, तो Ml6 L- कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आया? 7 आया। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप होगी, फास्टली होगी ये। तो L- है,
ये तो इसके साथ रह जाएगा, एक लिगेंड रिप्लेस हो जाएगा, तो Ml5L- कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन 6 बना, इसमें जो इंटरमीडिएट है वो बहुत ही कम समय के लिए बनता है, ये रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है अपने कॉम्प्लेक्स में। तो ना इसका एग्जाम्पल है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का CONH3 5Cl+2, इसमें H2O मिला। ये जो स्टेप है स्लो होगी, इसे जो ये इंटरमीडिएट है, या फिर इसे इंटरमीडिएट नहीं बोल के हम ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं, ये बहुत कम समय के लिए मिलती है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट क्या मिलेगी, जो CONH3 5Cl और H2O, तो इस 7 कोऑर्डिनेट नंबर है वो 7 हो जाएगा इसका। फिर Cl है ये रिप्लेस हो जाएगा इसमें, फिर CONH3 H2O 3+, ये कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स बचेगा। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये अपने पास 6 बच गया। तो ये थी SN1 मैकेनिज्म, ये थी SN2 मैकेनिज्म। इसकी कुछ थ्योरी है। इन SN2 मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस 7 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। तो उसमें क्या है, जो अपना SN2 मैकेनिज्म की जो आपने मैकेनिज्म की है, तो उसमें 7 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। मैंने बोला था जो 7 कोऑर्डिनेटेड नंबर है वो अपना बहुत ही कम समय के लिए बनता है, तो ट्रांजिशन स्टेट होगी 7 कोऑर्डिनेटेड होगी। इट इज़ रैपिडली कन्वर्ट इनटू 6 कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्ट। ये रैपिडली कन्वर्ट होगा मतलब बहुत ही जल्दी से 6 कोऑर्डिनेटेड नंबर में प्रोडक्ट में बदल जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका फैक्टर अफेक्टिंग। 4 फैक्टर अफेक्टिंग है। चार्ज ऑन मेटेलिक कॉम्प्लेक्स, इफेक्ट ऑफ क्लिएशन, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ लिगेंड, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। ये 4 हैं अपने पास एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के फैक्टर अफेक्टिंग। तो सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ, ये फर्स्ट हम ये करेंगे चार्ज ऑन मेटेलिक कॉम्प्लेक्स। चार्ज ऑन मेटेलिक कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट है चार्ज ऑन मेटेलिक कॉम्प्लेक्स। व्हेन द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज। इसमें क्या है, जब जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो इंक्रीज होगा तो रेट क्या है वो डिक्रीज होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल 1 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ये इसमें बोलना चाह रहा है कि जो चार्ज है मतलब जो कॉम्प्लेक्स पे +2 +3 या +4 जो भी चार्ज है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो उसकी जो रेट होगी वो डिक्रीज होगी। इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन, जो CONH3 5Cl2+, फिर H2O की प्रेजेंस में होगा, जो इसमें जो Cl है ये रिप्लेस हो जाएगा H2O की प्रेजेंस में, तो CONH3 5H2O। जब ये कॉम्प्लेक्स था Cl में तो ये 2+ चार्ज था, लेकिन जैसे ही H2O की एंट्री हुई तो ये 3+ हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 0.4 सेकेंड बढ़ गई। जो 0.4 सेकेंड है वो बढ़ गई, यानी चार्ज भी बढ़ा है। चार्ज बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। 0.4 सेकेंड कम ही हुआ। CONH3 Cl2 प्लस H2O की प्रेजेंस में होगा, Cl है वो निकल जाएगा, तो CONH3 Cl H2O 2+। इसमें जो Cl है वो 2 थे, तो एक ही तो Cl का रिप्लेस हुआ, तो फिर यहाँ पर 4 5 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन चार्ज है वो +2 है, तो चार्ज यहाँ पर इंक्रीज तो हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 1.80। तो जो अपना सबसे ज़्यादा चार्ज है वो बढ़ा तो दोनों का है, तो इसलिए जो मेटेलिक कॉम्प्लेक्स है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन तो दोनों का घटेगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो दोनों जो इक्वेशन है दोनों में ही कम हुआ, तो यानी कि जो चार्ज है वो इंक्रीज होगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होगा। फिर सेकंड है इफेक्ट ऑफ क्लीनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस व्हेन एमीन लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन है EN।
देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज। इसमें भी ये बोल रहा है कि जो जब एमिन लिगेंड है वो रिप्लेस हो EN की प्रेजेंस में, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होगा। जो इथाइलिन डाइएमिन होता है EN, ये डबल बॉन्डेड होता है। एग्जाम्पल देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है CONH3 3+, ये ज़्यादा होगा EN की प्रेजेंस में, क्योंकि जितने EN का नंबर बढ़ेगा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। अगर EN की संख्या कम होगी तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इंक्रीज होगी। तो ये इसका एग्जाम्पल है। फिर बिकॉज रिप्लेसमेंट ऑफ एमिन बाई EN इंक्रीज द साइज ऑफ कॉम्प्लेक्स। जिस भी कॉम्प्लेक्स में EN है उस अगर EN इंक्रीज होगा तो साइज ऑफ कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज होगा, साइज भी तो बढ़ेगा। दैट इज किलेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, किलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा EN से। हैंस बॉन्ड ब्रेकिंग इज डिफ़िकल्ट एंड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम स्लोअर। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो EN है उसमें NH3 का और N कार्बन का भी और इसका भी नाइट्रोजन का भी डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये डिफ़िकल्टी होगी ब्रेकिंग बॉन्ड में, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लोअर हो जाएगी। तो थर्ड है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड। सब्स्टिट्यूशन लिगेंड का क्या इफेक्ट होता है, व्हेन हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन एटम ऑफ लिगेंड इज रिप्लेस बाय अदर ग्रुप लाइक EN। इसमें जो जब हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन और कार्बन एटम से जो ये लिगेंड है ये रिप्लेस होगा। इसके लिए एग्जाम्पल है कि EN से रिप्लेस हो। ड्यू टू दिस लिगेंड कॉम्प्लेक्स बिकम मोर स्ट्रेन और क्रोडेड। जो लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनेगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा और क्रोडेड होगा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एटॉमिक तो नहीं कह सकते, मतलब कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगी। इफ़ दिस मैकेनिज्म इज प्रोसीड बाय SN1 मैकेनिज्म देन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इन 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट। दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रोसीड SN1 मैकेनिज्म। इसमें जो SN1 मैकेनिज्म हुई थी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में देन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनटू 5 कोऑर्डिनेटेड। इसमें फर्स्ट स्टेप में 5 कोऑर्डिनेटेड बना था इंटरमीडिएट। 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इज लेस स्ट्रेन देन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। लेस स्ट्रेन होगा 6 कोऑर्डिनेटेड से, 5 कोऑर्डिनेटेड लेस स्ट्रेन माने कम होगा ये इससे। हैंस SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड स्लोली। इसलिए जो SN2 मैकेनिज्म है ये स्लो होगी SN1 के, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म उसमें इंटरमीडिएट बनता है और जो SN2 है उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है बहुत ही कम टाइम के लिए। इसलिए जो SN2 है ये एकदम स्लो होगी और जो SN1 रिएक्शन है वो फास्ट होगी, स्लो RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो। तो अपना नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप में क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इज corresponding to the replacement of halogen ion with H2O molecule depend upon the nature of halide ion because the bond breaking step is important in rate determining step। जो इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप में है क्या है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस में वो कोरस्पॉन्डिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन आयन। जो इसमें रिप्लेसमेंट है हेलोजन आयन का किसके साथ, H2O मोलिक्यूल के साथ। वो किस पर डिपेंड है, नेचर ऑफ हैलाइड आयन, वो हैलाइड आयन के नेचर पर डिपेंड है। बिकॉज द बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप इज इम्पोर्टेंट। इसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा हेलोजन आयन और हैलाइड आयन के बीच में, हेलोजन आयन है वो किस इसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग जो स्टेप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। The above all factor indicate that acidic hydrolysis reaction proceed by SN1 mechanism। जो अपने ने 4 फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े हैं वो 4 फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, वो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस को इंडिकेट करते हैं।
तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जो रहेगा बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस रहेगा। तो ये वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। उससे अगला वीडियो होगा अपना SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पर। तो ये वीडियो आपने ध्यान से पढ़ा है और अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हम इस टॉपिक पर, ये वीडियो भी आप ध्यान से देखना है। तीनों वीडियो आपस में कनेक्ट हैं। अगर आपने एक भी वीडियो को मिस किया तो शायद ये टॉपिक आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो इसलिए तीनों टॉपिक आप ध्यान से पढ़िएगा। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छा से समझ आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज का टॉपिक और वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय, थैंक यू।